हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ देख चुके हैं और रेडिएशन प्रेशर को भी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। ओके, और बेसिकली उसमें जो है वेव और पार्टिकल डुअलिटी के बारे में बात की थी हमने। उसके बाद के पार्ट में हम लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अभी हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो हमने पढ़ा वो तो हमने पढ़ लिया और कोशिश भी कर लिए साथ साथ। अब इसके बाद हम लोग बोर्स मॉडल हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। बोर्स मॉडल के बाद जो है ना पार्टिकल्स जो है जो भी एक्साइट और डी एक्साइट होते हैं एटम्स, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद वाले लेक्चर में मैं दूसरी चीज़ें यानी एक्सरे लेके आऊँगा। एक्सरे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी यहाँ पे भी, तो काफ़ी चीज़ें आपके पास सामने आएंगी। जब हमारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे तो जो है काफ़ी कुछ लेक्चर्स होंगे जो सिर्फ क्वेश्चंस के ही होंगे। इसमें कोई थ्योरी नहीं होगी, सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। काफ़ी मीडियम लेवल के क्वेश्चंस और जो है वो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड मैं कराऊंगा, जिससे कि आपका पूरा कवर हो जाए और सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे सीख पाओ और उसको अप्लाई कर पाओ। बेसिकली एप्लीकेशन IIT में क्या है, तो IIT जो है एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है। ओके, तो यहाँ पे अप्लाई आप जितना अच्छे से कर पाते हैं वो चीज़ें सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बेसिकली देखिए शुरू में बेसिकली जब बहुत ज़्यादा इन्वेंशन नहीं हुआ था उस समय एटम का क्या स्ट्रक्चर है वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन की और कुछ फेल भी हुए और उसके बाद लेकिन उससे काफ़ी मॉडिफिकेशन भी निकल के आया। सबसे पहले जो है जे थॉमसन ने उन्होंने क्या किया कि बोला कि भाई एटम जो होता है वो एक तरबूज की तरह होता है। तरबूज जैसे तरबूज में बीच में बीज होते हैं, उसी तरह से उस बीज की तरह, तरबूज के बीज की तरह इलेक्ट्रॉन को उन्होंने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम पूरा तरबूज समझ लीजिए आप उसको, और उसमें तरबूज के अंदर जो एक बीज होते हैं थोड़े दूरी पे, उसी तरह से आप इलेक्ट्रॉन को समझिए। इलेक्ट्रॉन थोड़ी दूर पे रहते हैं और बाकी जो तरबूज के अंदर जो लाल जो मटेरियल होता है अंदर वो क्या होता है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल है। इन्होंने ऐसा बोला। ओके, तो ये देखिए फेल तो नहीं हुआ, सॉरी फेल तो हो गया लेकिन सही तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें इनकी इंपॉर्टेंट निकल के आई। क्या, इससे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने में ये जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्होंने यही बोला कि देखिए जो है इन्होंने यही बोला कि ये जो मटेरियल्स है, ये मटेरियल्स के अंदर यानी कि ये जो है ये पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल्स है। इन्होंने बोला कि ये सब जो है ये पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल्स है और ये जो आप गोल गोल देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है, बीज खरबूजे के बीज की तरह ये होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसा इन्होंने बोला। ओके, इस तरह से इन्होंने बोला। बाकी लेकिन ये चीज़ें चली नहीं, मतलब बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट आपको पता है, आप कुछ भी या फिजिक्स में कुछ भी क्लेम करोगे, कुछ भी आप बोलोगे, स्टेटमेंट दोगे, उसको पहले एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। 100 करोड़ एक्सपेरिमेंट पास होने के बाद उसको बनाया जाता है कि हाँ बिल्कुल सही है। हर टेस्ट में सही होना चाहिए और ओके, तो ये सही नहीं हुआ। उसके बाद आए रदरफोर्ड ने बोला कि भाई जो है ना ये मॉडल, यानी रदरफोर्ड ने मॉडल दिया, तो रदरफोर्ड मॉडल इन्होंने बोला कि भाई देखिए जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये गोल्ड लिया। गोल्ड को बहुत ही पतला इन्होंने 1 माइक्रोमीटर के जैसा इन्होंने इतना थीन इन्होंने इतना पतला इन्होंने किया, बहुत ही थीन किया। तो उसके बाद जो है जो ये इन्होंने क्या किया कि उस पर कुछ चार्ज पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल्स यानी अल्फा पार्टिकल्स होते क्या है, वो हीलियम के जो न्यूक्लियस होता है उसको आप जो है अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। बहुत हाई एनर्जी के साथ इसको इन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर इन्होंने हीट कराया। तो हीट कराया तो क्या हुआ कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो अल्फा पार्टिकल्स वो निकल गए, यहाँ से अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गया। तो इससे इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि भाई ये एटम जो है, एटम में ज़्यादातर तो खाली है, तभी तो ये आराम से सीधे निकल जा रहा है।
ओके, इन्होंने बोला कि ये ज्यादातर मैक्सिमम जगह खाली है, तभी तो सीधे निकल गया कोई, ठीक है ना। पहला इन्होंने ऑब्जर्वेशन ले लिया। दूसरा चीज इन्होंने देखा कि भाई कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, वो थोड़ा सा डेविएट हो गए, डेविएट हो गए। तो डेविएट क्यों होगा भाई, क्या वजह हो सकती है? तो इन्होंने देखा कि भाई अल्फा पार्टिकल तो खुद ही पॉजिटिव होता है, हाँ, तो अगर कोई पॉजिटिव यहाँ पे होगा तभी तो इसको रिपेल करेगा, तभी तो डेविएट कराएगा। यानी कि ये पॉजिटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तभी ये रिपेल करेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो इसका न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है और पूरी तरह पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस जो होगा पॉजिटिवली चार्ज है, इन्होंने ऐसा बोला, ठीक है। इन्होंने बोला कि सेकेंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने निकाली कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तीसरा इन्होंने देखा कि भाई बहुत ही कम, 8,000 में एक क्या होता है, जिस डायरेक्शन से जाता है उसी डायरेक्शन से वापस आ जाता है, जैसे कि आप वैसे ही वापस आ गया, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते। ऐसे बहुत कम पार्टिकल्स हैं जो ऐसे करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे है। इसका मतलब ये इन्होंने निकाला कि सारा का सारा मास, ऑलमोस्ट सारा का सारा मास इसके न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज उन्होंने ऑब्जर्वेशन इसी से निकाल लिया था कि ये डेविएट कर रहा है अल्फा पार्टिकल को, लेकिन साथ में ये जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस है, इससे इन्होंने ऑब्जर्वेशन निकाला कि ये पूरा मास, ऑलमोस्ट पूरा मास इसके सेंटर में ही कंसंट्रेटेड होता है, ओके। ये चीज इन्होंने अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में निकाला, राइट। तो लेकिन क्या है कि आपको पता है कि हर किसी का कोई भी बोल दे तो उसका यहाँ पे टेस्ट होता है और उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको वेरीफाई किया जाता है बार, ओके। तो ये फेल हो गया, कुछ वजह थी इनकी, क्या वजह थी वो हम देखेंगे, ओके। इन्होंने ये सारे ऑब्जर्वेशन से इनका ये बोलना था कि भाई ये जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज वो इसके सेंटर में रहता है, ओके। जो पॉजिटिवली चार्ज जो होगा वो इसके सेंटर में रहेगा, ऐसा इन्होंने बोला, ओके। तो ये इन्होंने बोला कि पूरा जो पॉजिटिवली चार्ज जो होगा और पूरा मास जो होगा उसके न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है, बहुत ही कम, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम जो होता है उसके न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस उसको बोल रहे हैं वहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है। और जो है ना वो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस को वैसे ही चक्कर लगाते हैं जैसे कि सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाती है। तो उसी तरह से देखिए सन, तो जिस तरह से सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाता है उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के, ओके। इन्होंने ऐसा बोला। तो बात आती है कि जो अभी ये भी फेल होने की कुछ वजह है, ठीक है। क्या वजह थी भाई? तो इन्होंने जैसे बोला कि भाई इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। यानी कि अगर अब ये देखिए बात होती है कि सपोज करिए कि कोई भी है, कोई भी चार्ज अगर सर्किल में घूम रहा है, देखिए न्यूक्लियस हो गया और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, तो ये क्या हुआ, सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी भाई यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, तो वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है, इसका मतलब कि ये एक्सेलरेटेड है। इसका मतलब कि इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आपको ये बोलती है कि एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करती है, एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करती है। ये ईएम वेव थ्योरी बोलता है, ईएम वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ओके। ये तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर उसके अकॉर्डिंग बात करें तो भाई अगर इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिससे निकलेंगे, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिससे निकलेंगे तो क्या होगा?
कम होती चली जाएगी और इसकी एनर्जी कम अगर होती चली जाएगी तो एक बार ऐसा होगा एनर्जी कम होगी, कम अगर होगी तो रेडियस भी तो कम होगा, स्पीड कम होगी ना, एनर्जी कम होगी तो स्पीड कम होगी, यानी कि एनर्जी कम होगी मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगा मतलब कि स्पीड कम होगा, स्पीड कम होगा मतलब कि इसका रेडियस धीरे धीरे कम होता जाएगा और जाके धीरे धीरे ये क्या करेगा, रेडियस कम होगा तो धीरे धीरे जाके न्यूक्लियस में समा जाएगा और ये बहुत ही कम टाइम में होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड में चलता है, इलेक्ट्रॉन जाके धीरे धीरे कर जाएगा न्यूक्लियस को। ओके, जैसा ऐसा और ऐसा है तो हर चीज तुरंत हर चीज नष्ट हो जाएगी, हर चीज क्योंकि हर चीज एटम से बनी होती है और एटम जो है वो खत्म हो जाएगा इतनी आसानी से, इतनी जल्दी, तो हर चीज गायब होती चली जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। तो इससे मतलब ये फेल हो गया। अब उसके बाद बोर्स मॉडल आया। ओके, ये चीजें बताई मैंने, यही इन्होंने बताया। ओके, तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि बोर्स मॉडल आया इसके बाद अल्फा पार्टिकल के, सॉरी रदरफोर्ड के फेलियर के बाद। ओके, लेकिन रदरफोर्ड ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दी, बहुत सारी चीजें हमें इंपॉर्टेंट मिल गई वहाँ पे। ओके, जैसे कि वहाँ पे जो चीजें ऑब्जर्वेशन से बहुत सारी निकल के आई बातें। ओके, एटम के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। तो फिर लेकिन अभी भाई परफेक्ट तो करना है, मैंने कि भाई कुछ इसको एक्सप्लेन तो करना है। ओके, बिना फेल होने के। तो अब आते हैं बोर्स हाइड्रोजन मॉडल। बोर्स मॉडल यानी कि ऐसा बोर्स हाइड्रोजन एटम। ओके, या बोर्स हाइड्रोजन मॉडल आप बोल सकते हैं यहाँ पे। ओके, बोर्स हाइड्रोजन मॉडल बेसिकली आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला, सबसे पहले इन्होंने बोला कि पहले में कि बोर्स ने बोला कि देखिए भाई, पहला पॉइंट तो ये है कि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जहां मर्जी किया न्यूक्लियस के वहां पे चक्कर लगाने लगा, ऐसा नहीं होता है। इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि जहां मन किया वहीं पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, नहीं, जो ऑर्बिट चाहे मन किया वो ऑर्बिट में रहने लगेगा इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं। सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में पहला तो इन्होंने ये बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो सिर्फ सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रहते हैं। ठीक है ना, सर्कुलर ऑर्बिट्स में रहते हैं और इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं। ओके, इन सर्टेन ऑर्बिट्स को, कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स होते हैं, उन सर्टेन ऑर्बिट्स को ही ये हम बोलते हैं। समझेगा? तो हम इलेक्ट्रॉन मूव्स ओनली इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स, जिनको हम स्टेशनरी सब में नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाई किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहने लगेगा, नहीं, सिर्फ स्टेशनरी ऑर्बिट में मिलेगा। ठीक है, और इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ये जो घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, तो रेडिएशन नहीं निकालते हैं, जैसा कि ईएमएफ थ्योरी में बोला गया। इसमें ईएमएफ थ्योरी में बिल्कुल सही बोला गया कि एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, लेकिन एक्सेलरेटेड चार्ज निकालेंगे, लेकिन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो घूमता है अगर स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमेगा तो वहां पे एनर्जी नहीं निकालेगा। ओके, डज नॉट रेडिएट। ओके, ये एनर्जी नहीं निकालेगा, पहला चीज उन्होंने बोला। दूसरा इन्होंने ये बोला कि देखिए, हर ऑर्बिट से एसोसिएटेड, हर ऑर्बिट से रिलेटेड, हर ऑर्बिट से जुड़ा हुआ एक एनर्जी होता है। हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक एनर्जी होता है। हर ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में रहेगा उससे एसोसिएटेड एक एनर्जी होगा। मतलब अगर मान लीजिए इस ऑर्बिट में है तो इसका एनर्जी है। ओके, अगर इस ऑर्बिट में है तो इसका अपना एनर्जी है, इस ऑर्बिट में है तो इसका अपना एनर्जी है। अगर इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जाएगा तो जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, देखिए नॉर्मली इस वाले में, बाहर वाले में ज्यादा एनर्जी होती है और अंदर वाले में कम एनर्जी होती है। इनका ये बोलना है कि हर ऑर्बिट, जिस भी ऑर्बिट में रहेगा उस ऑर्बिट के कोरस्पॉन्डिंग उसके पास कुछ एनर्जी होगी, और अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कूदेगा, जंप करेगा, तो जो डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, उतने के बराबर का फोटोन बाहर निकालेगा।
क्यों निकालेगा? क्योंकि इन ऑर्बिट्स में रहेगा इलेक्ट्रॉन, अगर रहता है तो जितना इन ऑर्बिट्स का एनर्जी है उतना ही एनर्जी ले सकता है, उतनी एनर्जी रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। ये नहीं कि भाई इसमें ज्यादा एनर्जी रखता था तो वही अगर इसमें कूदना चाहता है, कूद रहा है, तो उसमें भी इतनी एनर्जी लेके कूदेगा नहीं, ऐसा नहीं। इसमें जितनी एनर्जी रख सकता है, इसमें कुछ पर्टिकुलर एनर्जी रख सकता है, उतनी ही एनर्जी यहाँ पे रख पाएगा। एक्स्ट्रा को निकालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा को रेडिएट करना पड़ेगा, और ये जो एनर्जी का जो डिफरेंस है ये निकलता है फोटोन के फॉर्म में। अगर फोटोन के फॉर्म में निकलेगा तो उस उतने के बराबर का वेवलेंथ आपको दिखाई देगा। ओके, ये चीज उन्होंने बोली है। यानी कि अभी जब यहाँ से यहाँ जंप करेगा, इसको इनिशियल मान लीजिए, इसके पास इनिशियल एनर्जी है और इसके पास फाइनल एनर्जी है। ओके, तो जब ये जो चेंज इन एनर्जी आएगी वो hf इतने की फ्रीक्वेंसी के बराबर आएगी, और दैट इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। ओके, ई इनिशियल और ई फाइनल जो है वो इतना एनर्जी डिफरेंस के बराबर आप एनर्जी जो मतलब ये निकालेगा, यानी कि ये डेल्टा ई एनर्जी जो होगी इतने एनर्जी के बराबर वो होगा। इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी हम इसका यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये एनर्जी hf कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा मैंने। ओके, अब उसका तीसरा इन्होंने बोला कि भाई उन्हीं ऑर्बिट्स में रह सकता है इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट्स में इसका एंगुलर मोमेंटम n लैम्डा के बराबर हो, मतलब h/2 पाई के बराबर होगा, इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ओके, उन्हीं ऑर्बिट्स के साथ उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रह सकता है जिन ऑर्बिट्स में एंगुलर मोमेंटम, ओके, एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर अगर है तभी उन ऑर्बिट्स में रह सकता है, अदरवाइज नहीं रह सकता। जहाँ पे n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये इसकी वैल्यू जो होगी 1 2 ऐसे होते हैं, इंटीजर वैल्यू होती है इसकी। ओके, ऐसे इंटीजर वैल्यू रहेगी इस तरह से। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम अब इसी तरह सबका यूज करके इन्होंने भाई जो एनर्जी आपने इसलिए उसको लेके और इसका यूज करके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखेंगे इसका यूज करके, यानी कि देखिए एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई के बराबर होती है। और ओके, एंगुलर मोमेंटम कितनी होती है? mvr। ओके, उसके nth ऑर्बिट में अगर है तो उसका vl लिखा है, nth ऑर्बिट अगर है तो उसका रेडियस ra लिखा है, स्पीड इसकी vl लिखी हुई है अगर nth ऑर्बिट में है तो। ओके, दैट इज इक्वल टू h/2 का 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। यहाँ से अगर आप वैल्यू को पुट करेंगे तो कुछ कांस्टेंट आती है, इसको सॉल्व करके ये जो है ना सारा चीज सिंपलीफाई करके आता है। ओके, ये तो कई बार हम इसको इक्विवेलेंट टू हम 0.53 भी करते हैं, 0.53 के बराबर हम इसको कर लेते हैं कई बार। ओके, तो Rn इक्वल टू n स्क्वायर बाई a, Rn इक्वल टू n स्क्वायर बाई a, Vn इक्वल टू V1 यहाँ पे, तो इसको याद रखने की जरूरत है आपको। ओके, ये इसको n स्क्वायर इंटू a नॉट लिख देना चाहिए, a नॉट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत है, याद रखिएगा इसको। ओके, तो ये चीज अगर ये किसके लिए दे रहा हूं मैं, हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम। ओके, हाइड्रोजन एटम क्या स्पेशली, हाइड्रोजन एटम क्या स्पेशल है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन एटम के अंदर में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसकी स्पीड होगी v1/n, तो v1/n होगी, राइट। अब उसके बाद ये चीज याद रखिएगा कि रेडियस और ये सब सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी कि रेडियस कितनी होती है। रेडियस जो होगी वो a0 इंटू n स्क्वायर, ओके, n स्क्वायर इंटू a0 या a0 इंटू n स्क्वायर, जहाँ की a0 की वैल्यू आएगी वो 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर आती है। और यहाँ पे स्पीड जो होती है वो v1/c है, सॉरी v1/n है, जहाँ पे v1 की वैल्यू c/137 आती है, जो है ना ये कांस्टेंट वैल्यू है। v जो स्पीड ऑफ लाइट आती है, v जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे ये चीज जो है ना स्पीड ऑफ लाइट आएगी। ओके, और एनर्जी जो आती है वो एनर्जी आएगी
वो आएगी इतनी एनर्जी जो है वो किसी ऑर्बिट में एनर्जी जो आती है वो आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एन स्क्वायर। ये हाइड्रोजन के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका ऐसे बोल सकते हैं माइनस, अगर मैं इसको अगर ई नॉट से रिप्रेजेंट करूँ तो -E नॉट बाई एन स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, एन स्क्वायर। अब इसको अलग अलग ऑर्बिट में इसकी एनर्जी कितनी होगी, तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो एन की वैल्यू 1 डालिए तो इतनी आएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन की वैल्यू 2 डालिए तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ओके, माइनस होगा ऑफ कोर्स, माइनस क्योंकि क्लोज सिस्टम है। माइनस आपको ये दिखा रहा है कि क्लोज सिस्टम है। माइनस का मतलब क्लोज सिस्टम, मतलब कि इलेक्ट्रॉन अपने से नहीं भाग के जाएगा। जब तक उसमें एनर्जी आप नहीं देते हो तब तक जो है ना अपने से न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जाएगा, मतलब वो एटम को छोड़ के नहीं जाएगा, उसमें न्यूक्लियस से बंधा रहेगा, जो ये उसके साथ अटैच रहेगा और ओके चक्कर काटता रहेगा उससे, तो आपको माइनस ही बनाता है। ओके, तो फर्स्ट ऑर्बिट में -13.6 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, और थर्ड ऑर्बिट में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह से फोर्थ में भी है, फोर्थ में आप लिख सकते हैं 0.8, ओके, E4 जो आता है वो आता है -0.85, ओके, -0.85। ये वैल्यूज याद रखते हैं तो आपको कैलकुलेशन में आसान रहता है। ये आपको वैल्यूज याद रखते हैं तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत आसानी रहती है। आपको दिमाग में होना चाहिए ई इंफिनिटी, यानी कि जब एटम से बाहर निकल गया, जब न्यूक्लियस के अटैच में नहीं रहा तो ये चला गया तो उसमें एनर्जी 0 हो जाती है। ओके, ये आती है इस तरह से, करेक्ट। तो यहाँ पे चीजें सारी है, आप देख सकते हैं। ये याद रखना भाई, याद रखना ये कि ऑर्बिट जो रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा, ये रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी जो होगी वो याद रखने वाली चीजें है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं इसको लेके। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि जब इलेक्ट्रॉन पूरा एटम को छोड़ के बाहर निकल गया है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाहर निकल चुका है, तो हम उसको जो एनर्जी उसको चाहिए वो एनर्जी हम बोलते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी है। यानी कि फाइनल एनर्जी कितनी होगी, फाइनल एनर्जी तो 0 होगी, अगर वो बाहर आ गया तो फाइनल एनर्जी 0 है। इनिशियल एनर्जी इतनी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, वही उसका यानी कि जो ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होगी, ओके, तो उसके बराबर की आप एनर्जी दे दो तो टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी, और 0 हो जाएगी तो उसकी वही आपको आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर होगा, करेक्ट है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के बारे में भी हमने बताया। ओके, अभी मैं हाइड्रोजन एटम के बारे में मैंने जो बताया, अगर हाइड्रोजन लाइक एटम है तो क्या करेंगे भाई, हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब, हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब, ये सपोज करिए आपके पास हीलियम है, ओके, अगर मान लीजिए आपके पास सोडियम है, ओके, अगर आपका सोडियम का आयन्स है, ये अलग अलग आयन्स अगर आपके पास है, ओके, तो ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, उस यानी कि हाइड्रोजन लाइक एटम का क्या मतलब होता है, क्या मतलब है हाइड्रोजन लाइक एटम का? इसका मतलब ये है कि भाई इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस में हो सकता है बहुत सारे प्रोटॉन्स हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऐसा ही बोलने का मतलब है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो He+2Na+, ओके, ये सारा। तो यहाँ पे रेडियस देखिए, रेडियस ओके, हम यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लाइक एटम की बात, हाइड्रोजन एटम की बात करें तो क्या याद है आपको, Rn की जो वैल्यू वहां पे आ रही थी A0 × Na², ओके, n जो है, z जो है एटॉमिक नंबर है, ओके, यहाँ पे एटॉमिक नंबर z है, ओके, यहाँ पे आ जाएगा z की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे Vn = दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आप डाल सकते हैं, और यहाँ पे z यहाँ पे आ जाता है, जैसे वहाँ पे पहले जो था वो कैसा था याद है आपको, दैट इज Vn, यहाँ पे मैं Vn की बात करता हूँ, Vn जो आएगा वो होगा Vn, यहाँ पे जो है वो Vn की वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी कितनी भाई, पहले जो होती थी वो U1/n थी पहले, अभी जो होगा वो E, यहाँ पे आपको Z आ जाएगा साथ में। तो यहाँ पे अगर एटम की बात, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन वाले में कितनी आती थी याद है आपको, E1/n² होती थी, यहाँ पे Z² भी है साथ में, ठीक है, याद रखेंगे आप, ये काफी यूजफुल हो जाता है। अब बात करते हैं कि अगर एक और
क्या होता है कि ये देखिए, अब बात करते हैं कि इनिशियल स्पेक्ट्रम क्या है, इनिशियल स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इनिशियल स्पेक्ट्रम की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इनिशियल स्पेक्ट्रम की बात करें क्या है ये, तो बेसिकली इनिशियल स्पेक्ट्रम, ठीक है, सपोज करिए कि ये न्यूक्लियस है और कोई इलेक्ट्रॉन है हायर ऑर्बिट पे, ओके, तो हायर ऑर्बिट से जब लोअर ऑर्बिट पे आता है, जंप मारता है, तो ये जो है ना, सपोज करिए n इक्वल टू 1 है और ये n इक्वल टू 2 है, इसी तरह से और भी हो सकते हैं, n इक्वल टू 3 हो सकते हैं, n इक्वल टू 4 हो सकते हैं, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4। मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर हायर ऑर्बिट से हायर, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सॉरी जिसका n की वैल्यू ज़्यादा है उसको मैं हायर एनर्जी उसकी होती है, तो इसलिए हायर एनर्जी स्टेट बोलता हूँ। अगर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा कि ये जो डिफरेंस होगा वो बाहर निकाल देगा, उतने का फोटोन, उतने का एनर्जी बाहर निकाल देगा। इसकी एनर्जी मान लीजिए कि इनिशियल है और इसकी एनर्जी फाइनल है, तो इतने के बराबर का फोटोन जो होगा वो फोटोन यानी कि एनर्जी निकाल देगा। फोटोन के फॉर्म में निकालता है, एनर्जी निकलेगा कैसे? फोटोन के फॉर्म में तो निकलेगा, रेडिएशन के फॉर्म में तो निकलेगा, तो रेडिएशन के फॉर्म में निकलता है, ओके, तो ये निकलेगा। अब इसकी एनर्जी कितनी है, जो डिफरेंस है वही डिफरेंस के बराबर आएगा, डिफरेंस, ओके, तो ये डिफरेंस आएगा ई एनर्जी ऑफ फोटोन, दैट इज गोइंग इनिशियल माइनस फाइनल, ओके, तो यहाँ से जो भी है एनर्जी, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, ओके। नॉर्मली हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं? डिफरेंस निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस, लेकिन यहाँ पे इस वाले की स्टेट एनर्जी ज़्यादा है, तो इसलिए हम दिस माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसका मॉड लेंगे, एनर्जी की पॉजिटिव होगी, यहाँ पे फोटोन के पास जो एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी, तो उसको आप मॉड करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, ओके, कोई इशू नहीं है उसका, ओके। तो बेसिकली होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नॉर्मली क्या करता है, वो अपने स्टार्टिंग यानी कि अपने ग्राउंड स्टेट में रहना चाहता है, ग्राउंड स्टेट में रहता है, लेकिन जब उसको एनर्जी मिलेगी तो हायर स्टेट में जाएगा, हायर स्टेट में जाएगा, हायर स्टेट में कितनी देर तक रहेगा? बहुत ही कम, 10⁻⁸ सेकेंड तक हायर स्टेट में रहता है। 10⁻⁸ सेकेंड के बाद वो नीचे जंप करेगा, नीचे जंप करता है, तो देखिए जब नीचे जंप करता है, नीचे जब आएगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी को रेडिएट करेगा, और एक्स्ट्रा एनर्जी जो है, अगर हो सकता है यहाँ से आया तो इस एनर्जी का, अगर यहाँ से आया तो अलग एनर्जी देगा, यहाँ से आएगा तो अलग एनर्जी देगा, ठीक है ना, यहाँ से आएगा तो अलग एनर्जी, यहाँ से आएगा तो अलग एनर्जी देगा, ठीक है, जो भी एनर्जी इसके बराबर का एनर्जी ये निकालेगा, ओके, बस में। तो ये सब क्योंकि इमिट करके आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल स्पेक्ट्रम, इमिट कर रहा है, फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं, तो इसमें बोलते हैं इनिशियल स्पेक्ट्रम। मतलब इससे कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या हम देखेंगे कि स्क्रीन पे कि भाई कौन कौन से आ रहे हैं, कौन कौन से फोटॉन्स आ रहे हैं, किस किस एनर्जी के फोटॉन्स आ रहे हैं, तो वो पूरा स्क्रीन पे, यहाँ पे स्क्रीन अगर लगाएंगे तो स्क्रीन जो है वो आपका लगा के वहाँ पे देखेंगे कौन कौन से वेवलेंथ आ रहे हैं, कौन कौन से फोटॉन्स आ रहे हैं, किस किस एनर्जी के, तो उसका पैटर्न जो बन जाता है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ओके। आगे बढ़े तो नेक्स्ट आते हैं उसका। अब मान लीजिए जो अभी यहाँ पे मैं बता रहा था कि जो निकलेगा ये, तो निकलेगा तो ये कितनी एनर्जी, इसका वेवलेंथ निकालना है, मान लीजिए आपको वेवलेंथ निकालना है, कैसे निकालेंगे आप वेवलेंथ? तो आप इसको वेवलेंथ कैसे करें, इसी को हम कर सकते हैं, एनर्जी को लिख सकते हैं hc/λ, ओके, ये hf है ना, hf, तो इसको हम लिखेंगे hf और यहाँ से हम लिखेंगे hc/λ, ओके। तो hc/λ यहाँ से आपको जो है यहाँ पे, ठीक है ना, hc/λ लिख सकते हैं, और यहाँ से आप क्या करते हैं, वेवलेंथ निकल आता है। वेवलेंथ आप कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पे, ठीक है, तो उसी को यहाँ पे लेके चले हैं हम लोग, लेके यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको वेवलेंथ ऑफ फोटॉन इमिटेड इन डी एक्साइटेशन, ओके, डी एक्साइटेशन, यानी कि यहाँ से आपकी जो एनर्जी आ रही है यहाँ से, ठीक है, जो एनर्जी आ रही है कुछ ये लेते हैं, यहाँ से जो है ना यहाँ पे आ रही है, तो बेसिकली जो डी, तो ये आपका सपोज करिए ई इनिशियल है, ई फाइनल है, ओके।
तो ये फाइनल, तो जो भी एनर्जी है फोटोन की आ रही है, वो मान लीजिए कि फोटोन एनर्जी एच एफ होगा, यहाँ पे एच एफ होना चाहिए था, चलिए इसको एच एफ कर लेते हैं। तो एच एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल सी बाई लैम्डा ई इनिशियल और ई फाइनल को, तो ये इतने का एनर्जी का फोटोन निकलेगा। अब इसको हम लिखेंगे, अगर मैं लिखता हूँ इसको लिखता हूँ तो -13.6 डिवाइड बाई n, ओके, n इनिशियल स्क्वायर माइनस 13.6 डिवाइड बाई n फाइनल स्क्वायर, ये आएगा। ओके, और इसी को थोड़ा सा हम क्या करें, थोड़ा सा रीअरेंज कर ले, तो मतलब कि कॉमन ले ले, तो आएगा 13.6 डिवाइड बाई, यहाँ पे जो ये डिवाइड करने के, ये इसको ले लेता हूँ 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर, ये चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है और कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपके पास, ये आपका डी एक्साइटेशन में इतनी एनर्जी निकल आएगी। ओके, इसको याद रखना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इसको याद रखना है आपको, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो हाइड्रोजन लाइक एटम है तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसको ये यहाँ पे आपका इतना एनर्जी हो गया। अब इसी को हम लिख सकते हैं HF को हम लिख सकते हैं यहाँ पे HC बाई लैम्डा लिख सकते हैं। तो HC बाई लैम्डा लिखेंगे तो H और C, HC को हम ले आते हैं, इस HC को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, HC को, यानी कि अगले स्टेप पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 बाई लैम्डा बच जाएगा और HC को यहाँ पे कर देंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे इसको हम पूरे को बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। ओके, रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू याद रखनी चाहिए आपको। रिडबर्ग कांस्टेंट 1.0977 पर मीटर, इसकी वैल्यू याद रखेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा एग्जाम वगैरह में, कई बार हमें निकालनी होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि देखिए, ये लैम्डा, ये फॉर्मूला आपको याद रखेंगे, ये हाइड्रोजन के लिए है, हाइड्रोजन के लिए कितना कौन सा वेवलेंथ निकल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं, भाई जो कौन सा किस तरह से निकल के आ रही है जो रेडिएशन, उसका हम नाम देते हैं। कैसे नाम देते हैं भाई, तो हम देख लेते हैं इसको। देखिए, सपोज करिए कि ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है, और न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। ओके, जैसे मान लीजिए कि n = 1, n = 2, n = 3। ओके, तो अगर यहाँ पे इसी कोरस्पॉन्डिंग में बना लेता हूँ, यहाँ पे ये और ये इजी, सबसे इजी वाले बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, इसकी हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी होती है। ओके, हर ऑर्बिट की एनर्जी होती है, और वो एनर्जी सपोज करिए कि यहाँ पे n = 1 है, ये n = 2 है और n = 3 है। ओके, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी जो आएगी वो n1 आएगा -13.6। ओके, 13.6। उसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद इसकी वैल्यू जो आएगी वो 3 = -1.51। ओके, 51। ओके, 1 पॉइंट ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आएगा यहाँ पे। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, और एक्साइट होकर जब वो नीचे आ रहा है, जब डी एक्साइट हो रहा है, जो डी एक्साइटेशन के टाइम पे वो कौन से ऑर्बिट में आ रहा है, कौन से ऑर्बिट में जंप कर रहा है, कौन से ऑर्बिट में लैंड कर रहा है, उसके बेसिस पे हम नाम देते हैं क्या है, लाइमैन बामर, ये पास्कल ब्रैकेट P1, ये हम नाम देते हैं कि किस ऑर्बिट में लैंड कर रहा है। मतलब कि मान लीजिए कि ये एक्साइट हो गया, और एक्साइट होने के बाद वो समझ कि ये है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर वो थर्ड ऑर्बिट में गया है, n = 3 में गया है, और वो लैंड कर रहा है 1 में, देखिए लैंड करने के लिए वो यहाँ पे भी लैंड कर सकता है और यहाँ पे भी लैंड कर सकता है।
ओके, उसके पास वो पूरी ये मतलब वो बिल्कुल कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे भी लैंड कर सकता है, यहाँ पे भी लैंड कर सकता है। अगर वो लैंड कर रहा है इक्वल टू 1 में, यानी लैंडिंग ऑर्बिट n इक्वल टू 1 है, तो उसको बोलते हैं ये कि ये आपका लाइमन सीरीज है। मतलब इसमें क्या होगा कि ये n इक्वल टू 4 भी ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। ओके, तो लैंडिंग अगर हो रही है n इक्वल टू 1 में, तो उसको वो आएगा लाइमन सीरीज के अंदर, यानी कि किसी भी ऑर्बिट पे गया, यहां से आया, इसमें ये लैंडिंग हो रही है, तो ये जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आएगा वो आएगा लाइमन सीरीज में, ये जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आएगा वो लाइमन सीरीज में। n इक्वल टू 4 से यहां लैंड करेगा तो ये भी लाइमन सीरीज में आएगा समझ में। तो लाइमन सीरीज में अगर लैंडिंग हो रही है इसमें, तो उसको बोलेंगे कि लाइमन सीरीज है, यानी कि आपका देखिए फाइनल आपका कौन सा है, फाइनल n इक्वल टू 1, फाइन किसी से भी आए, n इक्वल टू 2 से आए, 3 से आए, 4 से आए, भाई अब जब ये 1 में लैंड करेगा तो 2 से ही तो आएगा, 3 से ही तो आएगा, 4 से ही तो आएगा, 1 से 1 में तो जंप करने का मतलब नहीं है। तो इसलिए n इक्वल टू n की वैल्यू 2, 3, 4 ऐसे रखा है, n जितना भी होगा उससे एक ज्यादा। ओके, लैंडिंग जिसमें भी हो रही है, लैंडिंग ऑर्बिट जो भी है उसके बेसिस पे नाम देते हैं इसको लाइमन सीरीज। n इक्वल टू 1 पे लैंड कर रहा है तो बोलेंगे कि भाई ये लाइमन सीरीज है। ओके, अब आते हैं, अगर समझ गए कि लैंडिंग हो रही है किसकी, लैंडिंग हो रही है किसके, n इक्वल टू 2 में, भले इसके ऊपर थर्ड से आए, उससे ऊपर से आए या और ऊपर से आए, लैंडिंग इसकी फाइनली कहां हो रही है, n इक्वल टू 2 में, लैंडिंग 2 में हो रही है, तो हम बोलेंगे ये बार्मर सीरीज है। और एक और चीज इंटरेस्टिंग, लाइमन सीरीज ये देखिए एनर्जी काफी ज्यादा होता है, ये एनर्जी गैप जो होता है ना ये ज्यादा होता है, यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये गैप जो होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। एनर्जी हाई एनर्जी का फोटोन निकलेगा, हाई एनर्जी का फोटोन जो होगा वो विजिबल रेंज नहीं, वो अल्ट्रावायलेट रेंज में लाई करता है, यानी कि ये अल्ट्रावायलेट रेंज में लाई करता है। ओके, और ये गैप रिलेटिवली कम होती है, ये गैप रिलेटिवली कम होती है, तो इसमें एनर्जी आएगा वो थोड़ा कम एनर्जी का आएगा। तो यानी कि ये विजिबल रेंज में हो, ये जो होगा वो अल्ट्रा वायलेट यूवी रेंज में लाई करेगा, और ये विजिबल रेंज में लाई करेगा, विजिबल रेंज में लाई करेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना है। अब मान लीजिए कि उसी तरह से पाशन, टीफॉन, ब्रैकेट, ओके, ये सब जो है आपका लैंडिंग किसमें हो रही है, लैंडिंग ऑर्बिट कौन सा है उसके बेसिस पे पाशन। अब ये भी कम एनर्जी का है, तो इसको ये जो है ना ये आपका आएगा ये भी इंफ्रारेड में आएगा, इंफ्रारेड ये स्पेक्ट्रम के कौन से भाग में ये लाई करते हैं, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको कि स्पेक्ट्रम के कौन से भाग में इंफ्रारेड में आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं अगर ऑर्बिट की बेसिस पे, तो देखिए ऐसे मैं बता सकता हूँ इसको, ये n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। ओके, अगर ये लैंड कर रहा है किसमें भाई, n इक्वल टू इसमें लैंड कर रहा है, n इक्वल टू 3 में, यहाँ से यहाँ पे लैंड कर रहा है n इक्वल टू 3 में, तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फोटोन होगा वो किस में लैंड कर रहा है, 3 में ना, तो ये लाइव बावन पाशन, ये पाशन आएगा, ये भी पाशन आएगा। लैंडिंग किसमें हो रही है उसमें, अगर मान लीजिए अगर 4 में लैंडिंग हो रही है, 4 में हो रही है, तो कौन सा आएगा, ब्रैकेट आएगा, देखिए 4 में लैंडिंग हो रही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये भी ये तीनों जो होंगे, तीनों के तीनों ये इंफ्रारेड में लाई करते हैं, ओके, तो यहाँ पे चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ओके, इसके बेसिस पे क्वेश्चन है जो कि हमें अच्छा एक और चीज इसमें थोड़ा सा बता दूं जिसमें बेसिस पे क्वेश्चन देखिए आसान हो जाएगा। अगर इसमें लैंड कर रहा है कोई भी इसमें लैंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर लैंड कर रहा है इसमें, ओके, और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन लैंड कर रहा है, तो अगर बिल्कुल बगल से नजदीक से लैंड करेगा तो ये एनर्जी गैप कम होगा, अगर दूर से लैंड करेगा तो ये एनर्जी गैप ज्यादा होगा। ठीक है, एनर्जी गैप कम है तो डिफरेंस कम है,
तो यानी कि जो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो भी कम होगी, और यानी कि एनर्जी यहाँ पे गैप कम है, यहाँ पे एनर्जी गैप ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ठीक है, तो इसका मतलब कि वेवलेंथ कम होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, हमने इसी चीज़ को लेते हुए क्वेश्चन बनाया है। देखिए क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, फाइंड द लार्जेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज। लाइमन कौन सा है? जिसमें लैंडिंग किसमें होती है? वन में। लैंडिंग वन में होती है, उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। ओके, उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज, जिसमें लैंडिंग होती है वन में, उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। करेक्ट। तो देखिए बेसिकली हमें लाइमन सीरीज यहाँ पे अगर आप देखेंगे, करेक्ट है, देखिए लाइमन सीरीज हमें बेसिकली लाइमन सीरीज, ठीक है। हाइड्रोजन, फाइंड द लार्जेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लार्जेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, wavelength in the Lyman series for hydrogen. In what region the electromagnetic spectrum does not lie? Does not. Okay, so does each series lies? तो बोल रहा है यहाँ पे, देखिए वही चीज जो मैं बताया कि what region of the electromagnetic spectrum, स्पेक्ट्रम में कौन से सीरीज में लाई करेगा? तो आपको बताया लाइमन सीरीज किस में लाई करता है? अल्ट्रावायलेट में, अल्ट्रावायलेट। बाकी क्वेश्चन देखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लार्जेस्ट वेवलेंथ। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, अब इसको आप डायग्राम अभी मैंने जो बताया उसको थोड़ा सा ध्यान से देखा है, अगर आप तो उसी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से अगर आप देखेंगे n equal to 1, ओके, n equal to 1, और तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो होगा कि देखिए यहाँ से अगर यहाँ से नज़दीक से लैंड करेगा तो बहुत नज़दीक है भाई, बहुत पास से लैंड कर रहा है। अगर ये सबसे दूर से लैंड करेगा, सबसे दूर से क्या हो सकता है? तो एक n, इसी तरह से n इक्वल टू इन्फिनिटी में बोलते हैं, इन्फिनिटी। अगर दूर से, सबसे दूर से लैंड कर रहा है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रहेगी, और सबसे नज़दीक से लैंड करेगा तो सबसे कम ये होगी, कम एनर्जी होगी। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कम एनर्जी जिसका होगा उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, कम एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी, कम एनर्जी जिसकी होगी उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो निकलेगा वो मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, ओके, तो मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। तो इसलिए लैम्डा मैक्सिमम के लिए इन्होंने क्या किया? लैम्डा मैक्सिमम के लिए n इक्वल टू क्या करेंगे हम? n इनिशियल 1 लेंगे, ये तो होगा ही होगा भाई, और n फाइनल क्या होगा? n फाइनल होगा 2। हाँ नहीं, n इनिशियल तो ये होगा ना, लैंड कर रहा है n इनिशियल, n इक्वल टू, इसको थोड़ा रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया मैंने, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। आइए हम साथ में इसको करते हैं। n इनिशियल लैंड कर रहा है कहाँ से? 2 से, तो n इनिशियल हो जाएगा 2, n इनिशियल हो जाएगा 2, और n फाइनल होगा 1। ओके, तो देखिए यहाँ पे n फाइनल होगा 1, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर इन्होंने किया तो ये 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया, 2 का स्क्वायर किया तो ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली ऐसे किया होगा इन्होंने, r into 1 by 1 square minus 1 by 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से ये इतना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, राइट। तो ऐसे लैम्डा मैक्स की वैल्यू आएगी, इसी पर लैम्डा मैक्स, ओके। और उसके बाद ये द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी भाई? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वो होगी जिसमें मैक्सिमम एनर्जी होगी, मैक्सिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी इससे होगी, इससे निकल के आएगा, ठीक है, इससे निकल के आएगा मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी होगी इससे, ठीक है, इससे मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से मैक्सिमम जो एनर्जी जो होगी तो मिनिमम वेवलेंथ होगा, मिनिमम वेवलेंथ। कैसे भाई? फॉर्मूला देख लो ना भाई, फॉर्मूला जो होगा वो उससे आप निकाल सकते हो, E इक्वल टू H, यहाँ से निकाल सकते हैं hc बाई लैम्डा, ओके,
Sc by लैम्डा। जिसमें एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें वेवलेंथ कम होगा, जिसमें एनर्जी कम होगी उसमें वेवलेंथ ज़्यादा होगा। करेक्ट। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चंस। ओके फाइन। अच्छा क्या होगा जब देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लाइन्स कितनी होगी, क्या मतलब है कि क्या मतलब है इसका टोटल नंबर ऑफ जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लाइन्स जो होंगे वो क्या होंगे, ये चीजें आपके पास आ रही है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लाइन्स का क्या मतलब है कि भाई ये है ऑर्बिट्स है इनके और इनकी ऑर्बिट्स है n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5। अब यहाँ पे ये जो एक बार एक्साइट हो गया इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हो गया वो यहाँ पे भी हो सकता है, आ सकता है, और फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ से यहाँ जंप किया, यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है, और फिर यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है। ये भी हो सकता है यहाँ से यहाँ ना आके डायरेक्ट इसमें आ जाए और यहाँ से फिर ये इधर आए। ये भी हो सकता है डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट इधर आ जाए। तो इतने सारे जितने पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, कितने नंबर ऑफ लाइन्स होंगे, मतलब लाइन्स का मतलब ये एक फोटोन निकला, एक एनर्जी का फोटोन निकला, तो ये क्या करेगा स्पेक्ट्रम में एक लाइन बना देगा। ये एक एनर्जी का फोटोन निकला तो स्पेक्ट्रम में एक लाइन बना देगा। एक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकला, ये फोटोन निकला, एक एनर्जी का फोटोन निकला, स्पेक्ट्रम में एक लाइन बना देगा। ये एक एनर्जी का फोटोन निकला, ये स्पेक्ट्रम में एक लाइन बना देगा। तो इतने कितने नंबर ऑफ लाइंस बना सकता है, मतलब कितने अलग अलग तरह के अलग अलग वैरायटी के फोटोन्स निकल सकते हैं, उसका जो है ये वैल्यू है। मतलब कि अगर n इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू 5 है, तो n इक्वल टू 5 तो कितने नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन्स निकल सकते हैं, ये यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। समझिए बात। तो ये n ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये होगा। करेक्ट। तो इससे इसको याद रखिएगा। अच्छा अब अगली चीज आती है कि भाई जब जो है इलेक्ट्रॉन जंप किया लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में, यानी कि n की वैल्यू बढ़ गई, तो उससे क्या क्या बढ़ा, क्या क्या चेंज हो गया, तो क्या क्या चेंज हो गया, रेडियस बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा। भाई सारे के फॉर्मूले दे चुका हूं, फॉर्मूले के हिसाब से आप देख सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, टोटल एनर्जी बढ़ जाएगी, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाएगा। अगर लोअर से हायर ऑर्बिट में जाता है इलेक्ट्रॉन तो उसके बारे में बात कर रहा हूं। क्या क्या डिक्रीज हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ओके सो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है डिक्रीज हो जाएगी, और जो है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और साथ में एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ये चीजें। अगर देखिए अगर आपके पास कोई एक और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई जहां पे भी फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, जहां पे भी फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा, या ऐसे बोले कि जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो r के इनवर्स टू प्रोपोर्शनल, रेडियस के इनवर्स टू प्रोपोर्शनल होगी, वहां पे जो होगा ये चीज फॉलो होती है। और वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के मॉड के हाफ होगी, और पोटेंशियल ऐसे बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, नेगेटिव, और पोटेंशियल एनर्जी के हाफ होगा। ऐसा ये हर जगह फॉलो होगा जहाँ पे इनवर्स स्क्वायर फॉलो हो रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ जहाँ पे कि फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। ओके इसके बाद हम बात करते हैं टोटल एनर्जी ऑफ ए क्लोज सिस्टम इज ऑलवेज, ये बता चुका आपको, क्योंकि अगर ये क्लोज सिस्टम जो होगा तभी तो ये आपका नेगेटिव होगा। ओके वैल्यू जो होती है ई की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी बता रहा था मैं आपको, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये टोटल एनर्जी जो होगी वो नेगेटिव होती है। नेगेटिव है इसका मतलब कि अपने आप इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जाएगा, तो उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। ओके तो यहाँ पे अब काइनेटिक एनर्जी, अब देखिए इसमें और चीजें जो है यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि फिटेक कुछ नोट्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते, मतलब इसमें आप देख सकते हो कुछ नोट्स है, बाकी जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है जिसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इस तरह से है, पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरह से दे रखा है।
है ना। इसको थोड़ा कर लेते हैं, इसको u इक्वल टू AR स्क्वायर, बेसिकली हमें इक्वल टू होना चाहिए, इक्वल टू, ठीक है। तो u इक्वल टू AR स्क्वायर, तो यहाँ पे a कांस्टेंट है, ओके। तो r इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, और यहाँ पे तो बेसिकली क्या है कि हमें फाइंड द रेडियस ऑफ अलाउड फाइंड द रेडियस ऑफ nth अलाउड ऑर्बिट हमें फाइंड करना है। तो आपको पता है कि फोर्स और उसके बीच में पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होता है, ओके। तो अगर हम फोर्स इक्वल टू माइनस d/dr करेंगे किसका, AR स्क्वायर, ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि जो ये फोर्स होगा वो फोर्स क्या करेगा, ये फोर्स ही तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करता है, ओके। ये फोर्स के बीच में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा, कौन फोर्स, ये फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू जो होती है v²/r, और ये प्रोवाइड होगा इससे, ये फोर्स ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ओके। और इस ये आपको पता है कि एक ये और आपको वो बोर्स मॉडल से आपको पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम वो क्वांटाइज होगा, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्वांटाइज होता है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज होगा h/2π, ओके। h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है हम पुट करते हैं तो आपको वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, ओके। तो आप लोग इसको कर सकते हैं, और आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको आप कर सकते हैं, जिसका सोल्यूशन भी यहाँ पे अटैच्ड है, ओके। तो इसको आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं ये क्वेश्चंस, और इसका सोल्यूशन भी यहाँ पे मैंने दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेगा। एक और क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, ये क्वेश्चंस भी आपको और क्वेश्चंस सॉल्यूशन के साथ में दे रहा हूँ, तो इसको आप करिए, और ओके आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, ओके। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग आने वाले लेक्चर्स में जो है एक्सरे भी कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे लेक्चर, हमारे चैनल पे, ओके। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ओके। पूरा मॉडर्न फिजिक्स हम कवर करेंगे, और पूरा उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस भी करेंगे, ओके। काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिससे कि आपका पूरा ये अच्छे से कवर हो जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।